हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में। आप चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे एसएससी का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तक के सभी प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी, और जो भविष्य में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता आप पर तो उसको ज़रूर से नोट कीजिएगा, क्योंकि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त या फिर ऑप्शन डी घटोत्कच। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है कौन थे? श्रीगुप्त। इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ ले जाए कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे वास्तविक संस्थापक के अगर आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय लगा देंगे, और अगर अंतिम शासक इसमें पूछा जाता है तो अंतिम शासक विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो गुप्त वंश की राजधानी इसमें से बताएंगे कौन है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी कौशल, या सी काशी, या फिर डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, और ये पूछा गया है एमटीएस 2017 में, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी शूद्रक, या फिर डी श्रीगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी समुद्रगुप्त ने संभाली थी। और ये समुद्रगुप्त जो है एकमात्र ऐसे शासक हुए हैं जो वीणा बजाते हुए सिक्कों पर मुद्रित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य के नाम से किन्हें जानते हैं सभी लोग? ऑप्शन ए कुमारगुप्त सेकंड, या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, या चंद्रगुप्त सेकंड, या रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड। आगे बोलेंगे, पांचवा क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। यानी चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए लोपामुद्रा, या बी रुद्रमा देवी, या सी पार्वती गुप्त, या फिर डी प्रभावती गुप्त। तो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। इसको याद रखेंगे, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं आप सभी को पता है। ऑप्शन ए देखेंगे 29 हैं, या फिर बी 16, या फिर सी 22, या फिर डी 12। तो अजंता में कुल गुफाएं हैं 29। अच्छा, अजंता को यूनेस्को की विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? तो यूनेस्को में इसको दर्जा मिला था 1983 में। ठीक है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और आपका लाल किला और ताजमहल, ये चारों को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन ए हुएनसांग, बी फाहियान, सी आइचिंग, या फिर डी लिकित्स्यो। तो देखेंगे, हुएनसांग तो आए थे हर्षवर्धन के समय में, लेकिन फाहियान आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी फाहियान, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त काल से रिलेटेड है, तो इसलिए गुप्त काल के दौरान फाहियान नाम का चीनी यात्री राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ यात्री हैं, विदेश यात्री, इनको याद रखना है। जैसे मेगास्थनीज किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। और डायमेकस किसके समय में आए थे? बिंदुसार के समय में आए थे। और डेमेट्रियस किसके समय में आए थे? आप सभी को मालूम होना चाहिए, वो अशोक के समय में आए थे। और फाहियान अभी बताया मैंने चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आए थे। और हुएनसांग किसके समय में आए थे? अभी बताया हर्षवर्धन के समय में आए थे। जबकि अलबरूनी किसके समय में आए थे? अलबरूनी आए थे आपके महमूद गजनवी के साथ। और इब्ने बतूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ये कुछ विदेशी यात्री हैं, इन सभी को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो प्रशस्ति में ऑप्शन ए देखेंगे राजपूत वंशों ने लिखी, या फिर गुप्त वंशों ने, या सी मुगल वंश ने, या फिर डी खिलजी वंश ने। तो प्रशस्ति में जो है गुप्त वंशों के उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। आगे देखेंगे,
9 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी। ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, या बी नालंदा, या सी पाटलिपुत्र, या फिर डी बोधगया। तो चीनी यात्री इत्सिंग आए थे ताम्रलिप्ति में ठहरकर इन्होंने संस्कृत सीखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं। तो अजंता से एक क्वेश्चन देखो, पहले पूछा गया अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। अगर ये पूछा जाए अजंता को विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को की विरासत स्थल कब घोषित किया गया, तो 1983। और अगर ये पूछा जाए अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो आएगा महाराष्ट्र। अब आया है अजंता से एक और क्वेश्चन कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी और मूर्ति कलाएं हैं किस कथाएं से संबंधित है, जातक कथाओं से, या हितोपदेश कथाओं से, या फिर पेंटामेरोन कथाओं से, या फिर पंचतंत्र की कथाओं से। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हम मौर्य और मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा जातक कथाएं। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है शुद्रक, या बी कालिदास, या सी वात्स्यायन, या फिर डी भास। तो मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, ये सारी पुस्तक किसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है। इनको ही महाकवि या महामूरख कालिदास कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन ए द्रम, या बी दीनार, या फिर सी टंका, या फिर डी रुपया। तो गुप्त काल के दौरान जो है सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इनसे आता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त लिखेंगे। अब पूछा गया है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई हैं। तो ऑप्शन एस सूर्य स्तंभ, या फिर विजय स्तंभ, या फिर सी लौह स्तंभ, या फिर डी इलाहाबाद स्तंभ। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा इलाहाबाद स्तंभ, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। तो एक और देखो, अभी बताया था वीणा वादक यानी वीणा बजाने का शौकीन कौन थे, समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग भी गुप्त काल को ही कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। ऑप्शन ए विक्रमादित्य चैतन्य, या बी हर्षवर्धन हुएनसांग, या सी चाणक्य चंद्रगुप्त, या फिर डी अकबर टोडरमल। तो देखेंगे अकबर और टोडरमल, अकबर यानी टोडरमल जो थे अकबर के नवरत्नों में थे, तो ये तो मेल खाता है। और हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, तो ये भी मेल खाता है। और चंद्रगुप्त जो है चाणक्य के शिष्य थे, यानी चाणक्य बोल दो चंद्रगुप्त के गुरु थे, तो ये भी मेल खाता है। जबकि विक्रमादित्य और चैतन्य का मेल नहीं खाता। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 17वें नंबर का क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी। ऑप्शन ए बिंबिसार, या बी अशोक, या सी धर्मपाल, या फिर डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी धर्मपाल ने, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके बिहार के भागलपुर ज़िले में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और बिहार में एक और यूनिवर्सिटी है, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी भारत की, नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। तो अभी बताया नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बिहार में, और इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर बनेगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट है 19वां नंबर क्वेश्चन, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो फिर से आ गया, देख लेंगे, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो इसको जरूर से लिख लेंगे। भारत का नेपोलियन को बोलते हैं समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 1 ऑप्शन है चरक, या फिर बी ब्रह्मगुप्त, या फिर सी वराहमिहिर, या फिर डी आर्यभट्ट। तो याद रखेंगे आर्यभट्ट हैं वे शख्स जिसने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन्होंने ही शून्य की खोज की थी।
और चरक जो है ये मेडिकल साइंस के जनक बोलते हैं इनको, यानी चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता। आगे बोलेंगे निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं इधर, यहाँ पर कविराज मार्ग, आदि पुराण, गणितसार संग्रह और अमोघ वृथि, और इधर दिए गए हैं महावीराचार्य, संकटायन, अमोघ वर्ष, जिनसेन, यानी इनकी कृतियाँ और लेखक। इधर जो है कृति दी गई है इधर साइड, और इधर साइड जो है इनके राइटर है, तो इनमें मिलान करना है। तो बताएंगे कविराज मार्ग किसने लिखी है, तो कविराज मार्ग लिखी है अमोघ वर्ष ने, और आदि पुराण किसने लिखी है, आदि पुराण लिखी है जिनसेन ने, गणित सार संग्रह लिखी है महावीराचार्य ने, और बची आपकी डी, ये हो जाएगा संकटायन। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, 4 3 1 2, तो 4 4 3 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनके जो है जोड़े दिए गए हैं, जोड़े बनाने हैं यानी मिलान करना है। तो विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत और गुप्त संवत। तो देखेंगे विक्रम संवत कब जारी हुआ था, तो विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत हुआ था 78 ईसा पूर्व में, और गुप्त संवत हुआ था 319 से 320 ईसा पूर्व, और बचा कलचुरी संवत ये हो जाएगा 248 ईसा पूर्व। तो इसका सीक्वेंस बनेगा ए का 3 बी का 4, तो ए का 3 बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक संवत जरूर पूछा जाता है। आगे देखेंगे महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए है गुप्त, या फिर बी सातवाहन, या फिर सी मौर्य, या फिर डी कुषाण। तो महरौली में जो है जंग रहित लौह स्तंभ किया था गुप्त काल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो इसको तो बिना ऑप्शन के आप बता सकते हैं, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चले, इसी के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सोने के सिक्के। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर थे, तो वराहमिहिर क्या थे, एक एस्ट्रोनॉट थे, या फिर एक स्पेस शटल थे, या फिर एक पावर स्टेशन, या फिर एक प्राचीन खगोलविद। तो एक प्राचीन खगोलविद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वें का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है नंबर 26 क्वेश्चन, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, या सी रामगुप्त, या फिर डी स्कंदगुप्त। तो तांबे के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे रामगुप्त ने, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27वां क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो कविराज भी समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, या फिर बी चंद्रगुप्त प्रथम, या सी चंद्रगुप्त सेकंड, या फिर डी भानुगुप्त। तो एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। ठीक है, आगे देखेंगे धन्वंतरी थे, धन्वंतरी क्या थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बिल्कुल सही जवाब। तो 29वें का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। मौर्य, कुषाण, गुप्त, या फिर शुंग। तो कुषाण वंश हूणों के आक्रमण से सबसे ज़्यादा विचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है, यानी रजत मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर चांदी। तो चांदी के मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए कारसापन, या फिर बी दीनार, या सी रूपक, या फिर डी निष्क। तो 31 का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी रूपक। देखो यहाँ पर जो है सोने के सिक्कों को क्या गया, दीनार, और चांदी के सिक्कों को रूपक। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, यानी जो भूमि पर टैक्स लगता था वो कितनी दर टैक्स लगता था। उपज का चौथा भाग, या उपज का छठा भाग, या उपज का 8वां, या फिर उपज का आधा भाग। तो इसका राइट आंसर बनेगा उपज का छठा भाग। इसको याद रखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, या बी वराहमिहिर, या सी ब्रह्मगुप्त, या फिर डी बाणभट्ट। तो दशमलव की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी। तो गुप्तों की भाषा बताएंगे, इसमें क्या हो जाएगा। तो गुप्तों की भाषा ऑप्शन ए पाली, ये तो मैंने बताया आपको। पाली किसकी भाषा थी,
बौद्धों की और प्राकृत किसकी भाषा रही है? जैनों की। और हिंदी और बाकी संस्कृत हो जाएगी गुप्तों की। और आर्यों की भी भाषा क्या थी? संस्कृत ही थी। मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी। और दिल्ली सल्तनत में सभी भाषाएं फारसी। ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर। आगे देखेंगे, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ से है, यानी विधि शब्द क्या है? ऑप्शन ए हाथी इकाई है, या प्रशासनिक इकाई, या राजा के निजी रक्षक, या फिर डी सैनिक। तो विधि का अर्थ हो जाएगा प्रशासनिक इकाई। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, या सी चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर डी रामगुप्त। तो आप सभी को मालूम होगा लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी? यानी प्रयाग प्रशस्ति इस किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने लिखी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक है या गुप्त शासक था? कुजुल कड़फिशेस, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी घनानंद, या फिर डी कनिष्क। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी सेकंड ही कौन से थे? कौन से वंश से थे? गुप्त वंश से रिलेटेड हो जाएंगे, ये बाकी नहीं होंगे। आगे देखेंगे 39वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो नवरत्न के जो प्रारंभ हुआ था विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के समय से हुआ है। जो अकबर के नवरत्न हैं वहीं से प्रभावित होकर अकबर ने भी नवरत्न लिए हैं। और बाकी इसमें सूरदास नहीं होंगे, सूरदास जो है नवरत्न में नहीं है। बाकी कालिदास, छपणक, वररुचि और ये वराहमिहिर, ये सभी इसमें क्या हो जाएंगे? विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए कनिष्क, या बी चंद्रगुप्त द्वितीय, या सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, या फिर डी पुष्यमित्र शुंग। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। अगला है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो नरेश खारवेल था चेदी वंश से संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव, या बी बाणभट्ट, या फिर सी चंद्रबरदाई, या फिर डी विल्हन। तो इसका राइट आंसर बनेगा बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, या फिर बी चंद्रगुप्त प्रथम, या सी सिकंदर, या फिर डी पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन सेकंड। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, या बी हर्षवर्धन, या सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में हुएनसांग भारत आया? तो ये मैं बता चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन के समय में आए थे हुएनसांग। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया? यानी इलाहाबाद को मतलब प्रयाग बोल दीजिए। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो हरिसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था। यानी कौन प्रभुत्व में आए थे? राजपूत आए, या अंग्रेज, या तुर्क, या फिर मुगल। तो ना तो अंग्रेज आए, ना तुर्क, ना ही मुगल। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए राजपूत। 48वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो 9 रत्न में से वराहमिहिर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ऑप्शन ए फाहियान, बी कुबलई खान, या सी हुएनसांग, या फिर डी इत सिंह। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हुएनसांग। अगला है, प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? शंकर को, या कपिल को, या रामानुज को, या फिर पतंजलि को। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए शंकर। लीलावती के लेखक बताएंगे कौन है? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, या भास्कराचार्य, या फिर डी कालकाचार्य। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य। और ये लीलावती जो है गणित पर आधारित एक पुस्तक थी। और इसी प्रकार अष्टाध्यायी जो है संस्कृत पर व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक है जिसकी रचयिता पाणिनि। ये सभी आपको प्राचीन पुस्तकें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे देखेंगे, रेशम बुनकरों की
श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए दशपुर शिलालेख, या बी प्रयाग प्रशस्ति, या फिर सी एरन शिलालेख, या फिर डी हाथी गुम्फा शिलालेख। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए दशपुर शिलालेख। आगे बढ़ेंगे, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए जैन, या बी बौद्ध, या फिर सी चारवाक, या फिर डी सांख्य। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी चारवाक। आगे देखेंगे, मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल है, या बुद्ध का एक नाम है, या बौद्ध नाम है, या फिर बौद्ध ग्रंथ है? तो मिलिंद पन्हो जो है मिलिंद और नागसेन के जो है प्रश्न, इसमें बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। मिलिंद पन्हो के नाम से जानी जाती है। आगे देखेंगे, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, या फिर बी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर सी अशोक, या फिर डी कनिष्क। तो चरक थे आपके कनिष्क के समकालीन, यानी राज चिकित्सक बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष के समय में, या फिर अशोक के समय में, या फिर सी कनिष्क के समय में, या फिर डी चंद्रगुप्त सेकंड के समय में? तो जो कला की गांधार शैली थी कनिष्क के समय में पनपी थी। आगे देखेंगे, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, या बी समुद्रगुप्त, या फिर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर डी रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड। अगला है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अशोक, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर हर्षवर्धन, या फिर सी डी, इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन को ही दिया जाता है कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय। आगे देखेंगे, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए मथुरा में, या फिर बी प्रयाग में, या फिर सी वाराणसी में, या फिर डी पेशावर में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्रयाग में। आगे देखेंगे 60 नंबर का क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए प्रयाग, बी दिल्ली, या सी कन्नौज, या फिर डी राजगृह। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी कन्नौज। आगे है, हुएनसांग की भारत के में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ऑप्शन ए वाराणसी, या फिर बी मथुरा, या फिर पाटलिपुत्र, या फिर डी कांची। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी मथुरा। अगला है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन ए कन्नौज और प्रयाग में, या फिर प्रयाग और थानेश्वर में, या फिर थानेश्वर और वल्लभी में, या फिर वल्लभी और प्रयाग में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज और प्रयाग में। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? ऑप्शन ए रुद्रदामन से, या फिर बी मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से, या सी विंध्य शक्ति से, या डी भटार्क से। और इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।